हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे भाई। तो काफ़ी सारे बच्चे क्लास 12th के भी हमसे यूट्यूब पर जुड़ गए हैं, जिनका कहना है कि सर क्लास 12th मैथ के लिए भी कुछ वीडियो बना दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि भाई अवकल समीकरण क्या होते हैं, अवकल समीकरण की घात एवं कोटि क्या होती है और इन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाया जाएगा कि भाई अवकल समीकरण होते क्या हैं, इनकी घातें कैसे निकालते हैं और कोटि भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके साथ आज की इस वीडियो में आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है, इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। अवकल समीकरण क्या होते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज शामिल हों, अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए एक एक चीज को। मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूँ। y बराबर मैंने लिखा भाई, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक समीकरण है। अब इस समीकरण में जो हमारा x होता है वो स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर। और जो y होता है वो होता है आपका आश्रित चर। अब ऐसा क्यों भाई, कैसे पता चला? क्योंकि देखो y का मान किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। यानी कि y किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। कैसे निर्भर कर रहा है? क्योंकि यदि आपने यहाँ पर x का मान 1 रख दिया, उस केस में y का मान आएगा आपका कितना, 1 प्लस 2 बराबर 3। उस केस में y का मान 3 आया। यदि आपने x का मान लीजिए 3 रख दिया, उस केस में y का मान कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2, जो कि कितना होगा, 9 और 2 11। यानी कि y किस पर निर्भर कर रहा है, x के मान पर। x का मान जैसे जैसे आप बदलते जाएंगे, y का मान भी वैसे वैसे बदलता जाएगा। यानी y कुल मिलाकर आश्रित हो गया किस पर, x पर। तो ये होता है हमारा आश्रित चर और x होता है स्वतंत्र चर। ठीक है, अब हमने लिखा कि भाई जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज शामिल हो, वो समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। अब मान लीजिए आपको इसका क्या निकालना है बच्चों, अवकलज निकालना है। इसी समीकरण का अवकलज निकालना है y का। तो जब y का आप अवकलज समीकरण निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास y बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स के सापेक्ष। अब देखो y क्या है, आश्रित चर है, x क्या है, स्वतंत्र चर। तो d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा y का, x के सापेक्ष y का, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, कहने का मतलब मेरा इतना है कि स्वतंत्र चर x के सापेक्ष y का जो अवकलज होता है वो क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स हुआ कि नहीं, ये बात समझे। और समझिए, मैंने लिखा भाई बाय, यदि हम जानते हैं कि बाय आश्रित चर है और x स्वतंत्र चर है, उस स्थिति में y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलज क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स। इसी का आप दोबारा अवकलज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, d2y अपॉन डी एक्स टू। इसका दूसरी बार अवकलज कर दिया। y का आप x के सापेक्ष 3 बार अवकलज करोगे तो क्या होता है आपका, d3y अपॉन डी एक्स थ्री। 4 बार करेंगे तो आप क्या कहे हो जाएगा, ये d4y अपॉन डी एक्स फोर। क्लियर। इसी प्रकार से आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, जितना चाहें उतना हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये स्वतंत्र चर x के सापेक्ष y के ये सब क्या है, अवकलज हैं। ये क्या है, आश्रित चर, आश्रित चर y के अवकलज हैं ये, अवकलज। यानी किसी समीकरण में यदि आपको dy अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या d2y अपॉन डी एक्स टू, d3y अपॉन डी एक्स थ्री, d4y अपॉन डी एक्स फोर, ये सारी चीजें किसी समीकरण में आपको मिल जाएं, या इनमें से कोई एक मिल जाए, सभी मिल जाएं, या दो मिल जाएं, तो समझ जाना वो एक अवकल समीकरण है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, हमने एक समीकरण लिखा। तो ये हमारा क्या है, एक अवकल समीकरण है। क्यों है भाई, क्योंकि स्वतंत्र चर x है इसमें और आश्रित चर क्या है, y, और स्वतंत्र चर x के सापेक्ष y का अवकलज इसमें दिया है। ये मैटर नहीं करता कि अवकलज किस कोटि का है, द्वितीय कोटि का है, प्रथम कोटि का है, तृतीय कोटि का है, लेकिन उसका कोई सा ना कोई सा अवकलज होना चाहिए। ठीक है, अब ये कोटि क्या होती है और घात क्या होती है, हम थोड़ा सा उसको समझते हैं। आई थिंक अवकल समीकरण क्या होते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल आपको लिख देता हूं। मान लीजिए जरूरी नहीं कि सारे समीकरण आपको x और y के रूप में मिले, t s p q r किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया भाई p स्क्वायर डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी पी प्लस
डी क्यू बटे डी पी, और यहाँ लिख दिया मैंने p प्लस 3 बराबर 0। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एक अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र चर हो गया p, आश्रित चर हो गया q। तो q का स्वतंत्र चर p के सापेक्ष अवकलज आपको इसमें मिल रहा है, यानी सम्मिलित है अवकलज। तो ये क्या हो गए, आपके अवकल समीकरण हो गए। अब थोड़ी सी चीजें हम समझते हैं, स्वतंत्र चर की घात और अवकल समीकरण की घात और अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। चलिए अब हम देखते हैं अवकल समीकरण की घात और कोटि क्या होती है। ठीक है, एक छोटी सी चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक y है जो कि x का फलन है। x के फलन का मतलब y का जो भी मान है, मान लीजिए वो x के रूप में, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 3 हो गया, तो y किसका फलन हो गया, x का फलन हो गया। ठीक है, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या लिखा जाता है भाई, उसको हम लिखते हैं dy अपॉन dx। ठीक है, इसको एक बार अवकलज किया, इसका हम जब दोबारा अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx 2। दोबारा करेंगे 3 बार तो ये डी क्यू बाय अपॉन डी एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक और चीज़ लिखते हैं भाई, इसको y1 भी लिखते हैं हम, इसी को हम लिखते हैं y डैश, इस चीज़ को हम लिखते हैं y2, इसी को हम लिखते हैं y डबल डैश, इसको हम लिखते हैं भाई y3 और इसको हम लिखते हैं y ट्रिपल डैश। ऐसे करके ये क्रम आगे बढ़ता जाता है, कहाँ तक, nवें पदों तक, यानी इसको लास्ट कहाँ तक ले जाएंगे आप, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे वाई एन या y। इस प्रकार से ये क्या होता है, अवकलज होते हैं x के सापेक्ष y के। इसका मतलब क्या है, देखो जब हमने y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन किया तो y डैश या y1 लिखा, मतलब इसकी कोटि हो गई एक। किसी फलन का जितनी बार अवकलज किया जा रहा है, जितनी बार अवकलन किया जा रहा है, वो उसकी कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर एक बार अवकलज हुआ, इसकी कोटि कितनी हो गई, एक हो गई। कोटि कितनी हो गई, एक। अभी मैं सिर्फ कोटि की बात कर रहा हूँ, घात की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका हमने 2 बार अवकलज किया तो इसकी जो कोटि है 2 हो गई, इसका 3 बार अवकलज किया तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 3, और इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, n, क्योंकि n बार अवकलज हुआ है। तो आई होप आपको कोटि समझ में आई होगी कि कोटि क्या होती है। अब कोटि निकालते कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास समीकरण इस तरीके के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये dy अपॉन डी एक्स है, तो इसमें तो स्पष्ट है कि y का एक ही बार हुआ है अवकलन, तो इसकी कोटि कितनी हो गई भाई, 1 हो गई। यहाँ पे देखो इसका 2 बार हो गया, d2y अपॉन d2y अपॉन dx2, तो 2 बार अवकलन हुआ है, यानी इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ dqy अपॉन dxq लिखा हुआ है, यानी ये 3 बार अवकलन हुआ है। यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर और इसकी पावर में 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये इसकी कोटि कितनी है, 2, इसकी कोटि कितनी है, 3। यहाँ पर अलग अलग कोटियां आ गई, तो भाई हम किसको माने, हम आंसर में क्या लिखें, कोटि 2 लिखें या कोटि 3 लिखें। तो कोटि जितनी ज़्यादा बार आपको देखने को मिले, यानी जितना महत्तम अवकलज आपको मिले वही कोटि होगी। तो ज़्यादा कहाँ पर मिल रहा है हमें, यहाँ पर, यानी इसका सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है 3 बार, तो इसकी कोटि लिखी जाएगी। जितनी ज़्यादा बार आपको अवकलन मिले वही उसकी कोटि लिखना है आपको। तो 3 बार हुआ है तो कोटि कितनी हो गई भाई, 3 हो गई। यहाँ पे देखो भाई, अभी इस पावर से हमें कोई लेना देना ही नहीं, ये कोटि से इसका कोई मतलब नहीं, ये घात है बच्चों, ये क्या है, घात। उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसकी कोटि क्या होगी, देखो इसकी कोटि आप देखें, ये 3 कोटि का अवकलज है, ये 2 कोटि का, तो महत्तम अवकलज वाली कोटि हमको लेना है। तो महत्तम कितनी है, 3 है, तो कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें देखो भाई, ये प्रथम कोटि का है, ये भी प्रथम कोटि का है, और यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बाय। ठीक है, इसकी जो है कोटि कितनी हो गई, 1, क्योंकि ये प्रथम कोटि का अवकलज है। फिर नीचे देखेंगे, ये प्रथम कोटि का अवकलज है, ये भी प्रथम कोटि का अवकलज है, तो इसकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, वो भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कोटि आपको क्लियर हो गई होगी। अब सुनिए घात कैसे निकालते हैं। देखो घात कैसे निकाली जाएगी, हमने पहले क्वेश्चन को देखा, इसमें जो अवकलज है वो प्रथम कोटि का है। किसी भी अवकल समीकरण में आपको ढूंढना है अवकलज, अवकलज पे वो वाला अवकलज देखना है जो सबसे महत्तम कोटि का हो, सबसे ज्यादा कोटि का हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ पर 2 अवकलज मिल रहा है, एक डी क्यू बाय अपॉन डी एक्स यू और d2 बाय अपॉन डी एक्स टू, यानी 2 अवकलज हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक की कोटि 2 है और एक की कोटि 3 है। तो भाई कोटि तो हम क्या लिखेंगे, जिसकी ज्यादा कोटि है वो कोटि हो जाएगी। अब घात कैसे निकालेंगे भाई, तो जिसकी कोटि ज्यादा है उस अवकलज पे जो घात लगी होगी ना, वही आपकी घात होगी। तो यहाँ पे देखो आप,
आपको कोटि किसकी ज़्यादा दिख रही है? इस वाले की। तो इस पे पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। इसलिए इसकी जो घात होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ये मत बोलना कि 3 होगी, 3 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। तो पहले तो हमें अवकलज ढूँढना है सबसे ज़्यादा कोटि वाले का। सबसे ज़्यादा कोटि जिस अवकलज की है, उस अवकलज पे जो घात होगी, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ महत्तम कोटि तो इसकी है ना भाई, इस पे घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है? फर्स्ट वाले को देखो, इसमें प्रथम कोटि ही है और इस पे घात कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे, इसलिए इसकी घात भी कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। दूसरे में देखो, ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, तो इस पे घात क्या है? इसकी कोटि तो 2 है, लेकिन घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है? घात 1 क्यों होगी? क्योंकि द्वितीय कोटि के अवकलज के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसलिए हम इसको 1 मानते हैं। ठीक? इसको देखो भाई, इसमें महत्तम अवकलज क्या है? 3 कोटि का है। तो 3 कोटि पे घात देखना है आपको, ये घात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो उससे छोटा वाला अवकलज है, हमें बड़ा वाला देखना है। ये है 3 कोटि का अवकलज, बड़ा है, इस पे घात क्या है? कुछ नहीं है, तो इसकी घात भी क्या होगी बच्चों? 1 हो जाएगी। बात समझे? यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे देखो, ये प्रथम कोटि का अवकलज, ये भी प्रथम कोटि का अवकलज। तो प्रथम कोटि के अवकलज पर जो महत्तम घात है, सबसे बड़ी घात है, क्या है भाई? यहाँ पर 2 है ना, तो आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये अति महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सुनिए, dy/dx प्रथम कोटि का अवकलज है, दोनों पर सेम घात है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, लेकिन इसकी घात जो लिखी जाएगी बच्चों, वो आपकी लिखी जाएगी अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, इसकी घात 1 नहीं होगी, इसकी घात 1 नहीं होगी, इसकी घात होगी अपरिभाषित। अब मन में सवाल उठा होगा कि सर क्यों? चलिए उसका रीजन भी जानते हैं कि भाई क्यों। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसकी घात अपरिभाषित क्यों है। ठीक है, अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो अवकल समीकरण की कोटि कोटि तो हम सीख ही चुके हैं, घात निकालने में कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, केवल समीकरण आप देखोगे तुरंत आंसर बता दोगे। ठीक है, देखो कैसे। उन अवकल समीकरण की घात अपरिभाषित होगी जो बाय डैश, बाय डबल डैश, बाय ट्रिपल डैश इत्यादि में बहुपदीय समीकरण नहीं है। कहने का मतलब बाय डैश, बाय डबल डैश, बाय ट्रिपल डैश, ये क्या है? ये अवकलज है। किसके अवकलज है भाई? ये बाय के अवकलज है। ये प्रथम कोटि, ये द्वितीय कोटि, ये तृतीय कोटि और इससे आगे भी होंगे। तो इनमें अगर कोई समीकरण बहुपदी नहीं है तो वो उसकी घात अपरिभाषित होगी। अब ये कैसे पता करेंगे भाई इनमें कोई समीकरण बहुपदी है या नहीं? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, कभी भी बाय डैश, बाय डबल डैश, बाय ट्रिपल डैश यदि साइन, कॉस, टेन, बाकी जितने भी आपके होते हैं त्रिकोणमिति, कॉसेक, सेक और कॉट, मैं सिर्फ 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ, कॉसेक, सेक और कॉट, इसके बाद ई की पावर एक्स, उसके बाद लॉग एक्स। अभी फिलहाल में इतने ध्यान रखो, इनसे अपना काम चल जाएगा। कभी भी बाय डैश, बाय डबल डैश, बाय ट्रिपल डैश इनके थीटा की जगह आ जाए तो वो बहुपदीय समीकरण नहीं होगा, उनमें जो घात होगी वो अपरिभाषित होगी। जैसे अगर किसी समीकरण में आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि साइन बाय डैश मिल जाए, या इसी को हम लिख सकते हैं साइन dy/dx, या इसी को हम लिख सकते हैं साइन y1। ठीक है, तो ये क्या है? साइन की थीटा में अवकलज आ गया बाय का, चाहे वो प्रथम कोटि का आ जाए, चाहे द्वितीय कोटि का जाए, चाहे तृतीय कोटि का जाए। किस किस में आ जाए भाई? साइन में आ जाए, कोस में आ जाए, टेन में आ जाए, कोसेक में आ जाए, सेक में आ जाए, कॉट में, या ई की पावर एक्स के रूप में एक्स की जगह कोई अवकलज आ गया। मान लो ई की पावर एक्स ना आके मान लो क्या आ गया? वाई डैश आ गया। वाई डैश का मतलब क्या होता है? प्रथम कोटि का अवकलज। यानी ई की पावर में कोई अवकलज आ गया तो वो भी बहुपदी समीकरण नहीं है। ठीक है, लॉग के एक्स की जगह अगर कोई अवकलज आ गया, जैसे मैं लिखूं कि भाई लॉग dy/dx, तो ये बहुपदी समीकरण नहीं है, इसकी घात अपरिभाषित हो जाएगी। या फिर मैं आपसे कहूं कि आपके पास आ जाए भाई cot d2y/dx2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? d2y/dx2 क्या है? ये अवकलज है द्वितीय कोटि का, जो कहाँ पे आ गया? कॉट के थीटा की जगह आ गया, तो ये भी बहुपदीय समीकरण नहीं होगा। तो मोस्टली जो आएंगे भाई वो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं हमारे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इनके
थीटा की जगह अगर आपको बाय डैश बाय डबल डैश बाय ट्रिपल डैश में से कुछ भी मिल जाए तो वो बहुपदीय समीकरण नहीं होगा। ई की पावर के रूप में अगर कोई अवकलज दिख रहा है आपको, यानी ई की पावर में बाय डैश बाय डबल डैश ये सब दिख रहा है, या ऐसा दिख रहा है, या ऐसा दिख रहा है, या ऐसा दिख रहा है, तो समझ जाओ बहुपदीय समीकरण नहीं है। या लॉग के x की जगह अगर आपको dy अपॉन डी एक्स, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, या बाय डैश बाय डबल डैश बाय ट्रिपल डैश ऐसा कुछ दिख रहा है तो उनकी घात अपरिभाषित होगी। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, हमने लिखा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साइन के बाद x नहीं है, साइन के बाद x नहीं है, x की जगह क्या लिखा है बच्चों, x की जगह लिखा डी बाय अपॉन डी एक्स। ये क्या है, ये अवकलज है प्रथम कोटि का। केवल अगर बाय आ जाता, ऐसा होता साइन बाय अकेला होता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ बाय की जगह बाय का अवकलज आ गया, तो ये क्या है, ये बहुपदीय समीकरण नहीं है, इसलिए इसकी कोटि जो है, कोटि तो 1 होगी लेकिन इसकी जो घात है वो अपरिभाषित हो जाएगी। बात समझे। अगर ऐसा होता बच्चों, अगर ऐसा होता कि साइन एक्स इंटू में डी बाय अपॉन डी एक्स आ जाता तो भी कोई परेशानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन साइन एक्स की जगह अगर आपका डी टू बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर या इन कुछ भी आ जाए, कोई सा भी अवकलज आना चाहिए, वन प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का, कोई सा भी आ जाए, है ना, तो वो फिर बहुपदीय अवकल समीकरण नहीं होता है, उसकी घात अपरिभाषित होती है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस पूरी करवाता हूँ। 9.1 में जितने भी क्वेश्चन है उन सबको यहाँ पे करवा कर दिखाता हूँ आपको, ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देखते ही बता पाएंगे कि भाई किसकी कोटि कितनी है और किसकी घात कितनी है, कौन सी घात अपरिभाषित है। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। केवल और केवल मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजीली। हमें क्या करना है, सभी सवालों में, सभी समीकरणों में अवकल समीकरण की घात और कोटि बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले कोटि, उसके बाद आपको लिखनी है यहाँ पे घात। तो कोटि के नीचे कोटि लिखेंगे और घात के नीचे घात लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा पहले समीकरण को देखो, d4 बाय अपॉन dx4 लिखा है प्लस साइन बाय ट्रिपल डैश लिखा है। ट्रिपल डैश का मतलब तृतीय कोटि का अवकलज। तो इसकी कोटि देखो भाई, कोटि क्या हो जाएगी, कितनी है कोटि, सबसे ज्यादा कोटि देखना, ये 3 कोटि का है, ये 4 कोटि का है, तो कोटि की बात करेंगे तो 4 कोटि हो गई भाई। कोटि कितनी हो गई इसकी, 4 हो गई, फर्स्ट वाले की कोटि कितनी हो गई, 4। अब घात देखो भाई, घात के लिए सबसे पहले हमें देखना है महत्तम कोटि, लेकिन उसको देखने से पहले हमें ये भी देखना है कि ये बाय डैश बाय डबल डैश बाय ट्रिपल डैश इत्यादि में बहुपदीय समीकरण है अथवा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये बाय ट्रिपल डैश में बहुपदीय फलन नहीं है, क्योंकि इसके साथ में क्या लिखा है, साइन लिखा है, और ये जो बाय ट्रिपल डैश है ना, साइन की थीटा की जगह ले ली इसने। जब भी थीटा की जगह बाय डैश बाय डबल डैश बाय ट्रिपल डैश या इत्यादि इनसे आगे की जो भी होते हैं उनमें से कोई आ जाए तो उसकी घात अपरिभाषित होती है। तो घात में आप क्या लिखेंगे बच्चों, अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित। ठीक, दूसरा वाला देखो, y डैश प्लस 5y, y डैश मतलब प्रथम कोटि का अवकलज, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, अपरिभाषित है ही नहीं, ये तो परिभाषित है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, कोटि इसकी हो गई भाई कितनी, 1, और घात भी कितनी है, 1। कोटि 1 क्यों है, क्योंकि ये प्रथम कोटि का अवकलज है, 1 डैश लगा है, 2 डैश लगे होते तो द्वितीय कोटि का हो जाता, और इस पर घात अगर अपन देखेंगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसलिए इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। थर्ड वाला देखो, ds अपॉन डी टी 4 दिया है, ds अपॉन d2s अपॉन dt। देखो महत्तम कोटि देखनी है हमको, 2 बार कोटि का अवकलज कौन है, d2s अपॉन d2, तो कोटि तो हो गई बच्चों 2, और इस पे घात कितनी की है, कुछ नहीं, तो 1, घात कितनी होगी बच्चों, 1। गलती से कभी भी 4 घात मत कर देना बच्चों, क्योंकि घात वो होती है जिसकी कोटि सबसे ज्यादा होती है, कोटि सबसे ज्यादा इसकी है, ये महत्तम कोटि का अवकलज है, इसी की घात हमें देखनी है। ये तो उससे कम कोटि का अवकलज है, इसलिए इसकी घात हम नहीं देखेंगे, घात इसकी लिखी जाती है जो कि 1 है। अगला देखो भाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, तो कोटि तो कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। अब गलती से जल्दबाजी में घात भी 2 लगा के मत आना, थोड़ा यहाँ भी नजर मानना, क्योंकि कॉस की थीटा की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, जिसको हम बाय डैश भी कहते हैं, यानी ये बहुपदीय समीकरण नहीं है बाय डैश में, तो ये क्या है, अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्लियर हुआ। थर्ड वाला देखो, डी टू बाय अपॉन डी एक्स कॉस 3x, ये तो देखो भाई द्वितीय कोटि का है, तो कोटि तो 2 हो गई, घात कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इस पे पावर कितनी है, 1 है। थर्ड वाला देखो, ये तीसरी कोटि, ये दूसरी कोटि, ये पहली कोटि,
और ये केवल फलन। तो कोटि तो कितनी है महत्तम 3, तो कोटि हो गई 3। इस महत्तम कोटि पे घात कितनी है 2, तो घात कितनी हो गई 2। अगला देखो 3 कोटि 2 कोटि 1 कोटि, यानी महत्तम कोटि आपके पास 3 है तो कोटि तो बच्चों हो गई 3। अब इस 3 कोटि वाले अवकलज पर घात कितनी है, कोई घात नहीं है, इसलिए हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। अगला देखो बाय डैश प्लस बाय ई की पावर एक्स, प्रथम कोटि का अवकलज है, इससे ज़्यादा कोटि का नहीं है, तो कोटि कितनी हो गई 1, और इस पर घात कितनी है, कोई घात नहीं है। देखो ये जो बाय डैश है इसको घात मत समझना, इसका मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। इस पे पावर दिख रही है कि आपको नहीं है, तो इसकी पावर भी कितनी मानी जाएगी बच्चों 1 मानी जाएगी। क्लियर हुआ। यहाँ पे देख लो भाई बाय डबल डैश है, बाय डैश पे स्क्वायर है और टू वाई है, तो बाय डबल डैश मतलब कोटि कितनी हो गई बच्चों 2 हो गई, और घात कितनी है, इस पे कोई घात नहीं है तो 1 मानी जाएगी। घात कितनी हो गई 1। वाई डबल डैश 2 वाई डैश साइन वाई, यहाँ देखना बच्चों इसकी कोटि कितनी है 2 है, घात कितनी होगी, इस पे कोई घात नहीं है 1 है तो घात हो गई 1। यहाँ ध्यान देना बच्चों साइन के थीटा में बाय लिखा है, बाय लिखा हो एक्स लिखा हो हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी होती है कि भाई साइन कोस टेन इनमें ना तो बाय डैश आए ना बाय डबल डैश आए बाय ट्रिपल डैश, इनमें से कुछ भी नहीं आना चाहिए, अकेला बाय आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो अवकल समीकरण होता है। ठीक है चलिए, तो ये हो गया। थर्ड वाला देखो भाई कोटि कितनी है 2 है सबसे ज्यादा, देखो डी टू बाय, इसके यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी कोटि कितनी हो गई बच्चों 2। अब गलती से भी घात 3 मत लगा देना, गलत हो जाएगा। साइन की थीटा में डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, इसलिए घात कैसी हो जाएगी अपरिभाषित हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। इसमें देख लो भाई 12 नंबर में 2x स्क्वायर, इससे तो कोई लेना देना नहीं। कोटि देखो आप, तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, ये प्रथम कोटि का है, ये केवल फलन है, तो द्वितीय कोटि का है यानी कोटि तो 2 हो गई। इस पर पावर देखो क्या दिख रही है, कुछ नहीं है सर, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आपकी प्रश्नावली 9.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है, और मैंने बहुत बेसिक से चीज़ों को आपको समझाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अवकल समीकरण क्या होते हैं, इनकी घात और कोटि क्या होती हैं, और कैसे इनको निकाला जाता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने बाकी मित्रों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, यानी प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है जी, थैंक यू।